हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज होने वाला है हमारे सॉल्यूशंस चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पर, जहाँ पे हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा ही होगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन हॉफ फैक्टर पर। यानी कि आज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर पर होने वाले हैं। और इसी के थ्रू आपका चैप्टर जो रहेगा वो यहाँ से आपका एंड हो जाएगा। फिर शॉर्ट नोट्स आपको इस चैप्टर के आगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं। और आप उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सिलसिले की तरफ। चलिए, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच, यानी कि हमसे यहां पे हमसे पूछा है कि कॉलिगेट, एक मिनट, यहाँ पे इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बार इसको इरेज भी करना होगा। यहाँ पे इरेज, हाँ ठीक। अब हम यहाँ पे चलते हैं। इस सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारा यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टीज, थोड़ी राइटिंग आपको देखनी होगी। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ किस तरीके का सॉल्यूट नहीं बल्कि उसमें कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उन्हीं को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो किसी भी तरीके के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी किस तरीके का हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसमें, उस पर वो कभी डिपेंड नहीं करेगा। वो बस इस पे मानेगा या इस बात को ही बस समझेगा कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने उसमें एड ऑन किए हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, इतने हम डालें। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, उन्हें हम यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, जहां पे भी आपको ऑप्शन दिखे वो आपको सही हो जाएगा। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ए में दिया हुआ है तो ए आपका सही हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन और पहला ही यहाँ पे आंसर सही, ऑप्शन मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, depends on the concentration of a non-electrolyte solute in solution and does not depend upon the nature of solute molecules, depend on number of particles of electrolytic solute in solution as well as on nature of the solute particles, and depends upon the nature of solute particles and does not depend upon the number of solute particles, D none of the above। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, चार तरीके की आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला होता है वो होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। दूसरा आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपकी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो आखिरी होता है वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका होता है, यहाँ पर चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं जो आप सॉल्यूशंस चैप्टर में बात करते हैं। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक चीज और यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। तो इसको भी याद रखिए, कभी कभी हो सकता है कि कंसंट्रेशन भी यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही होता है और कुछ यहाँ पे नहीं होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ओके, इन सोल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ए ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ना। एक चीज और याद रखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो रहेंगे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक ये नहीं होने वाले हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ही होंगे। इस चीज को याद रखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ही होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। डिपेंड्स अपॉन द नेचर, नेचर पे कभी डिपेंड करेंगे या नन ऑफ द अबव होगा नहीं, यानी कि ए ऑप्शन एक बार फिर से आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा अभी तक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे, किसी भी तरीके के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, और ये किस पे आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर वाले पे है। वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको पूरा लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर ये दिया हुआ है। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.88 mmHg. A solution is prepared by dissolving 36 gram of glucose in 180 gram of water. Calculate the vapor pressure of the solution. तो यहाँ पे इतना चीज़ अब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला। इससे हम वेपर प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पी नॉट आपको कितना दिया हुआ है, पी नॉट आपका ये 23.8 है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 23.8 माइनस पी हमें खोजना है, तो ये भी अपॉन 23.8 ही हो जाएगा। और इधर ये एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए, यानी कि हमें यहाँ पर कितना दिया है, हमें सबसे पहले अब यहाँ पे एन बी और एन ए निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एक साइड में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है जिसको हमने वाटर में यहाँ पे डिसॉल्व किया, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे गिवन कैसे निकलेगा, एन बी कैसे निकलता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना है 36, ये ग्लूकोज का याद रखिए, ग्लूकोज है, अब अपॉन 180 इसका मॉलिकुलर मास होता है, डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक। यहीं पे अब हमें निकालना पड़ेगा वाटर का। अब वाटर का गिवन मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एन ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये हमारा है यहाँ पे गिवन मास कितना है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे 180 हमारा दिया हुआ है, और ये अपॉन 18, वाटर का H2O का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 18 होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से NB और यहाँ से Na मिल गया है। अब इसी को हम बस यहीं पे पुट करेंगे, उससे पहले हम इस वाले पोर्शन को यहाँ पे रब कर लेते हैं। आप डायरेक्टली, मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं कर सकते, मत करिए, इसको लिख के रेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ से आगे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में अब यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक। तो अब देखिए, तो हमें यहाँ पर हमारे NB की वैल्यू मिली है 0.2 और Na की वैल्यू मिली है 10, ठीक। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8 इक्वल्स टू यहाँ पे 0.2 बाई 10 है, जो कि अप्रॉक्स 0.02 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। तो अब ये जो हमारा यहाँ से रहेगा, हमें यहाँ पर ये जो हमारा P है, हमें इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि P इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 23.8 इंटू ये हो जाएगा 0.02 को हम यहाँ पे 1 से आई थिंक माइनस करेंगे। ये जो P नॉट आपका यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, इसको मान लीजिए आप यहाँ पे ये क्या है, इसको आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं,
इसको कैसे अलग करेंगे, कर देंगे 1 माइनस पी अपॉन 23.8। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो अब ये जो p हमें यहाँ पे, इस p को ही हमें निकालना है। तो अब ये यहाँ से हमने क्या किया, p को हमने इधर ही रखा है, 23.8 को इधर भेजा है, और ये 1 जो रहेगा यहाँ पे, जो 1 आपका दिया हुआ है, हम इसमें से इस वैल्यू को यहाँ पे काट देंगे। फिर हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 23.8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.98 आ जाएगा। अब इसी से हम अगर इस आंसर को हम यहाँ से अब निकालने की कोशिश करें तो हमें आंसर लगभग कितना मिलेगा, आई थिंक ये 23.3 के ही आसपास कुछ आई थिंक आना चाहिए। लगभग इतना ही हमारा कुछ mmHg में आंसर हमारा आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर गिवन p की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो कि हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पर बनेगा। तो ऐसा आंसर आई थिंक लगभग कुछ होगा, ये पॉइंट है 23.3 के आसपास हमारे यहाँ पर कुछ आंसर आना चाहिए। अब देख लीजिए ऐसा कोई आंसर यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब वो कहाँ दिख रहा है हमारा, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे हमारे बी में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लीजिए यहाँ, ये देख लीजिए बी है, बी बी बी, ये ए गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत। भाई ये देखिए, इस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं। लेकिन आगे जब हम इसको वेंट हॉफ फैक्टर के टर्म्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू को जब यहाँ पर लाया गया था एग्जिस्टेंस में, तब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो गया था, वो हो गया था यहाँ पे आई एक्स बी। आई जो रहता है वो हमारा यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर रहता है। इसके बारे में भी बात हम आगे करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो कभी उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको हाइड्रोलाइज करके आप नहीं तोड़ सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। तो वहाँ पर ग्लूकोज कितना होगा, एक ही ग्लूकोज होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। वेंट ऑफ फैक्टर उसी चीज़ को बता। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ गया है करेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें अब यहाँ पे निकालना है फॉर्मूला, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, वो कुछ ऐसा आता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का। तो ये यहाँ पे सही होगा। अब देख लीजिए, आई थिंक ए ऑप्शन में ये जो यहाँ पे डायमंड दिया हुआ है, आई थिंक यही आपका डेल्टा है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेल्टा टी बी जो रहता है उसे हम लिखते हैं टी नॉट बी माइनस टी बी, जो कि इक्वल होता है हमारे के बी इंटू मोलैलिटी। ये जो स्मॉल एम है ये आपका मोलैलिटी होता है। ओके, ये जो आपका रहता है ये प्योर सॉल्वेंट का एलिवेशन रहता है बॉइलिंग पॉइंट का, और ये जो रहता है ये आपका सॉल्वेंट का होता है। यानी कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप डालते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो प्योर सॉल्वेंट का जो टी नॉट बी होता है वो ज़्यादा रहता है टी बी से। ओके, तो एक तरीका ऐसे लिखने का है और दूसरा तरीका ऐसे लिखने का। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि बी गलत है तो हमें बी से मतलब नहीं, ये हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ओके, when 1.8 gram of a non-volatile solute is added in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of this solute. Kb for benzene is written. अब ये न्यूमेरिकल जो है, ऐसे ही न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपके एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से पूछता है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। अगर हम इसको पूरे तरीके से खोल के लिखें तो ये कुछ ऐसा होता है, टी नॉट बी माइनस टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला, यानी एन बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू आपका यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन होता है, तो ये आपका डब्ल्यू के से मल्टीप्लाई। ओके, और आई थिंक ये डब्ल्यू बी होगा, सॉरी एन बी लिखने के लिए, सॉरी डब्ल्यू बी होगा। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अब यही हमें बस यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी। तो इस तरीके से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अपने कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहले वैल्यूज़ लिखनी आनी चाहिए। वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है आपकी,
यहाँ देखिए टी नॉट, यहाँ पे आपका टी नॉट बी दिया हुआ है। टी नॉट बी कितना दिया हुआ है 353.23 जो है वो आपका पहले का टेम्परेचर है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो वो बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 354.11 केल्विन। टीबी की वैल्यू आपकी दी हुई है 353.23 केल्विन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 90 ग्राम बेंजीन है, ठीक है। तो अगर देखिए जब भी सॉल्वेंट आपको वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेंजीन का है, तो अब डब्ल्यू बी हमारा क्या है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कितना है हमारा 1.8 ग्राम, यानी कि डब्ल्यू बी हमें दिया हुआ है 1.8 ग्राम। डब्ल्यू ए हमें दिया हुआ है यानी बेंजीन जो कि है हमारा 90 ग्राम्स। और हमें यहाँ से एम बी जो है वही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना आपने समझा, तो इस तरीके से हमें ये सब यहाँ पे निकालना है। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। आपको वैल्यूज एक बार अच्छे से देख ली होंगी, समझ गया। टी नॉट भी हमारी 354.11 केल्विन है, 353.23 केल्विन हमारी पुरानी टीबी की वैल्यू है, और बाकी आपको यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे देनी है। बेंजीन हमारा डब्ल्यू ए यहाँ पे है, और डब्ल्यू बी हमारा यहाँ पर 1.8 ग्राम है, एम बी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका रहेगा यहाँ से 354.11 माइनस 353.23 इक्वल्स टू के बी कितना दिया हुआ है 2.53 दिया हुआ है, इंटू डब्ल्यू बी कितना है 1.8 है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि ग्राम में जब दिया रहता है तभी 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, अगर वहां पे किलोग्राम में दिया है तब 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ओके। अब एम बी हमें बस यहाँ पे निकालना है, और डब्ल्यू ए कितना दिया है 90 दिया हुआ है। तो अब इसी को जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 0.88 केल्विन कुछ आएगा, और ये 2.53 इंटू ये हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा अपॉन एम बी इंटू 90। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग 20 दे देगा, और बस हमें यहाँ से एम बी निकालना है। तो एम बी को जब हम यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88। तो जो मोलर मास यहाँ से आपका जो निकलेगा सॉल्व होके वो आई थिंक आपका अप्रॉक्स लगभग 25.3, ये हो जाएगा आपका 50.6 अपॉन 0.88। तो ये जो रहेगा ये अप्रॉक्स में आंसर आई थिंक आपका सी के आसपास आपका शायद ये जाना चाहिए। आप मैं बुक में देख लेता हूँ, जी हाँ बिल्कुल 58 ग्राम जो रहेगा वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन आई थिंक आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दिया हुआ एक क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में शायद ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, या सेम आई थिंक यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ध्यान नहीं मुझे, लेकिन आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में आने के चांसेस 100% होते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अब हमें यहाँ पे बताना है डेल्टा टी एफ किस निकालते हैं। तो भाई देख लो भाई, डेल्टा टी बी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी होता है हमारा के बी इंटू मोलैलिटी, और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि होता है टी नॉट बी माइनस का टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, ये हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट वाले भी। अब अगर हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम होता है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मीन स्पेशल केस दोनों एक दूसरे के, बस के बी के एफ से डिफर यहाँ पे करता है, और डेल्टा टी एफ भी करता है, मोलैलिटी सेम रहती है। तो अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस आता है वो होता है कि ये होता है टी एफ माइनस टी नॉट एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू, मतलब कि देखिए वहां पे एलिवेशन हो रहा था, यानी कि इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे तब वहां पर आपका जो प्योर सॉल्वेंट का बीपीटी था वो वहां पे बढ़ जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वहां पर यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, यानी डिप्रेस यानी कि डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा। तो टी नॉट एफ कैसे पहले लिख सकते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू कम रहती है उसे हम बाद में लिखते हैं, और जो ज्यादा रहती है उसे पहले लिखते हैं। ये तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो
बहुत सारी जगहों पे लॉजिक लगता है ये तो ठीक है। तो डेल्टा, तो याद रखिएगा डेल्टा टी एफ ये होता है, डेल्टा टी बी ये होता है, और यहाँ पर टी नॉट बी पहले आता है और यहाँ पे टी नॉट एफ बाद में आता है। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे हमें बस ये देखना है। तो देखिए यहाँ ए में क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इनटू एम, बिल्कुल सही है। बी टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी, तो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे ए बी जो दिया है वो तो दोनों साइड के हैं, ए यहाँ पे सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If molality of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant Kf will be। अब बताइए यहाँ पर अगर आपने पूछ रहा है कि मोलैलिटी को अगर आपने 2 टाइप्स कर दिया, ठीक, तो Kf पे क्या असर पड़ेगा, हमें Kf बताना है। अब Kf क्या है, Kf क्या है, वो तो एक कांस्टेंट है, और Kf को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ लिख लो, Kf जो होता है इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और जो Kb होता है हमारा, इसे हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट हम इसे कहते हैं, और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि अगर हमने मोलैलिटी को बढ़ा दिया, Kf क्यों, Kf तो कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, तुम किसी भी चीज को बढ़ाओगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तुम खुद सोचो। अगर जैसे तुम्हारे सामने एक कांस्टेंट है, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तुम एक जगह खड़े हो, अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने कोई किसी को, मान लो कोई कुछ खा रहा है, ठीक है, तो अब तुमको कोई असर पड़ रहा है, तुम क्या अपनी जगह से हिल रहे हो? ये खाली समझने वाली बात है, लॉजिक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम देखोगे तुम तो जाओगे नहीं उसके पीछे, ठीक है। तो उसी तरीके सोचो, तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहोगे जब तक तुम्हारे पास आगे तुमको कोई बुलाए ना, तुम वहीं पे हो, ठीक है। तो वही चीज सोचो, अगर तुमने यहाँ पर जो आपका डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, अगर तुमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लिख लो, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ये आपका अनचेंज रहेगा। टीएफ में कोई केएफ में कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझे? बहुत अच्छे से समझा है। बैक करके देखना है तो फिर से देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आया क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4 इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशंस इज, इस ऑर्डर में आपका ये लिखा हुआ है कुछ सी टी ए टी, ये आपका यहाँ पर टीबी के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें यहाँ पे बस इसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू यहाँ पे बताना है। अब एक चीज याद रखो, टीबी और टीएफ जो होते हैं, डेल्टा टीबी वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टीएफ के। क्यों होगा? क्योंकि टीएफ में डिप्रेशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलती है, और टीबी में एलिवेशन होता है, यानी कि ये बढ़ेगा, टीबी बढ़ेगा, केएफ कम होगा, टीबी बढ़ेगा, केएफ कम होगा, यानी दोनों में रिलेशन इनवर्स है। यानी कि अगर तुमने इसको बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो अब ये जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, बस इसी को रिवर्स कर दो, इसी को पलट दो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो दिया हुआ है इसी को बस पलट दो, तो इसको लिख लो। तो यहाँ पर सी जो रहेगा वो ऐसे हो जाएगा, फिर बी, ए और डी, यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा टीएफ का। ये किसका ऑर्डर है? डेल्टा टीएफ का। ये ऑर्डर हमारा इसका दिया हुआ है, बस यही आंसर होगा। आप देख लो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। आई थिंक सी में आपका ये दिया हुआ है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया न्यूमेरिकल। Molar depression constant for a solvent is 4 Kelvin kilogram mole inverse. The depression and freezing point of the solvent for 0.03 mole per kilogram solution of K2SO4 is। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन डेल्टा टीएफ को करने का। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये जो डिफर कर रही है ना, ये दिक्कत करती है कि यहाँ पर किस तरीके का हमने सॉल्यूशन लिया है। ये देखो K2SO4, यानी कि मेजरली देखो हम लोग इसको तब यूज कर सकते हैं जब हमारे सामने कोई एक ऐसे चीज का सोल्यूशन दिया हो जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर टूट ही ना सके, जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। इन सबको तोड़ोगे तो ये नहीं फर्दर डिवाइड हो सकते, लेकिन K2SO4, CaCl2, Ba2SO4 ये सब टूट सकते हैं, ये लोग बहुत आसानी से टूट सकते हैं।
इसीलिए यहाँ क्या होता है, ये यहाँ पे टूटेंगे, K2SO4 जो रहेगा ये यहाँ पे टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, ये टूट के हो जाएगा यहाँ पर K प्लस और 2K प्लस, और ये हो जाएगा SO42 होल माइनस, ये ऐसा यहाँ पर बन जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हो दो यहाँ पर पोटेशियम यूज किया गया है, एक यहाँ पे SO4 यूज किया गया है। इसी के बेसिस पे बस हम यहाँ पे यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू, और ये जो वैल्यू निकलती है धुआं के, यही आपकी और कुछ नहीं बल्कि वैन हॉफ फैक्टर आता है। वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर को क्यों यूज में लाया गया था, ये बात अब आप सुन लीजिए। वैन हॉफ फैक्टर को इसलिए यूज में लाया गया था ताकि हम और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी चीजें जो फर्दर डिवाइड हो सकती हैं, अगर उसमें अगर हमने वैन हॉफ फैक्टर जैसे टर्म किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो हमें ये नहीं पता चलता था कि एक्यूरेटली कितनी आंसर आ रही है, हम वहां पे सिर्फ अप्रोक्सीमेट मान के निकल जाते थे। इसीलिए वैन हॉफ फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे हम आई से डिनोट करते हैं। इसका बताने का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन जिस भी चीज का दिया हुआ है वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब जो थे ये सब आपके टूट नहीं सकते थे, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे, तो इनके लिए डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन है जिनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते थे, इसीलिए वैन हॉफ फैक्टर वहां पे एक टर्म आया जो डिटरमाइन करता था कि ये कितने पार्ट्स में टूट रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे ये कितना है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो हमें 3 यहाँ पर मिल गई है। बस, तो अब हम यहाँ से हमारी जो ये जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। ये कितनी हो गई, डेल्टा TF = IKFM, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सब मॉडिफाई हुई है वैन हॉफ फैक्टर की वजह से, सब में बस एक आई का टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो बस यही हमें यहाँ पे आई थिंक कैलकुलेट करना है, डिफरेंशियल फेज इक्वेशन निकालना है। तो आई की वैल्यू 3 है, KF की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 4 दी हुई है, जो कि केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स है, यही आपकी वैल्यू है, और मोलैरिटी आपको आई थिंक 0.03 दी हुई है। बस अब इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 0.36 केल्विन, यही आपका यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टूड, यही आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। 0.36 दिया हुआ सही है, बी में आई थिंक दिया हुआ है, बी सही है, तब सही है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। The pressure which is applied to stop the process of osmosis is called। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले जब भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है, तब उस प्रोसेस को ही हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और जब इसी प्रोसेस को हमें रोकना रहता है, मतलब कि ये प्रोसेस चलता जाता है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ वहां पे प्रेशर लगाना पड़ता है, और जो प्रेशर हम ऑस्मोसिस के फ्लो को रोकने के लिए लगाते हैं, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमारे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 or more than 2 solutions having same osmotic pressure under given conditions are called। अब कभी कभी ऐसा केस आता है कि 2 सॉल्यूशंस दिए रहते हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर हमें दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर दिए रहते हैं। अब अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर इक्वल हो जाते हैं, यहाँ लिख लो, जैसे मान लो ये हमारा ए सोल्यूशन है, ये हमारा बी सोल्यूशन है। अब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं। अगर इन दोनों का पाई इक्वल है, जैसे इसका पाई ए और ये पाई बी, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस केस में हम दोनों सॉल्यूशंस को क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी ये दोनों जो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। और जब हमारा मान लो यहाँ पे पाई ए जो है वो अगर पाई बी से बड़ा होता है, तब इस केस में एक और चीज बनता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले बड़ा रहेगा उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, और जिसका कम होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक और ये हाइपरटोनिक। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वैसे, 2 or more than 2 solutions having same osmotic pressure under given conditions are called as isotonic solution। आइसोटोनिक का दिख रहा है वही होगा, सी है, सी सही हो जाएगा। ओके, चलते रहे क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच 10% aqueous solution, यानी कि अब यहाँ पर केस आ गया है
ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के, यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे टर्म यूज कैसे अब निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ फॉर्मूला यूज होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। ये आर जो रहता है ये आपका गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होगा। टी जो है ये आपका टेम्परेचर होगा, और ये सी है ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी मोलैरिटी ही है, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बस इसी के थ्रू हम यहाँ पे निकालते हैं। अब पाई की वैल्यू देख रहे हैं क्या दी हुई है, पाई की वैल्यू दी हुई है 16.4। मोलैरिटी हमें निकालनी है यानी डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यानी 10% ग्लूकोज हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी को निकालेंगे, और यहाँ पर आर की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 0.082, और हमें यहाँ पे टेम्परेचर ही कैलकुलेट करना है। अब 10% ग्लूकोज यूज हुआ है तो 10/180 ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम पता नहीं है। तो इसी के बेसिस पे जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आगे 1 मिनट में यहाँ पे एक बार इसका वो देख लेता हूँ, आंसर देख लेता हूँ, ताकि आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो रहेगा, अब ये जो 10 दिया हुआ है 10%, यानी कि 180, तो इसका यहाँ पर मॉलिकुलर वेट हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। और हमें यहाँ पर 10% दिया हुआ है, यानी कि बाकी बच्चे, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे सॉल्वेंट 100% होगा। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको इरेज कर देते हैं बस। और ये यहाँ पे तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है, 16.4 हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, और 10% हमारा ग्लूकोज है, यानी कि टोटल सॉल्वेंट कितना है 100% है। और मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का सोल्यूशन, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 180 होता है, 180 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और हमें ये नहीं पता कि ये ग्राम में है या किलोग्राम में, ओके। और फिर यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें यहाँ से टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से इसको डायरेक्टली उड़ा देते हैं, 100 से खत्म होगा तो ये यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देखने को मिलेगा 16.4 इक्वल्स टू 100 इंटू 0.082 इंटू टी अपॉन 180। अब इसी को हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व, 1010 यहाँ से कम कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम अब टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.4 इंटू 18 अपॉन ये हो जाएगा 10 इंटू 0.082, जो कि आगे जाके 0.82 हो जाएगा। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सॉल्व करने के बाद आंसर जो रहेगा वो आई थिंक अप्रॉक्सीमेट आपका 360 केल्विन के आसपास आएगा। अप्रॉक्स 360 केल्विन आपका यहाँ पर आने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में भी कि अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो जी हाँ बिल्कुल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करके देखिएगा। जितना आप सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को समझने में। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स मेजरली आपसे पूछेंगे। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे एक चीज और, यानी से पहले यहाँ पर हमें आई की भी टर्म को यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज की वैल्यू हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज का हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो हर जगह जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर जगह आई की वैल्यू को एक बार जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। कभी कभी आई की वैल्यू की चक्कर में ही आप कई सारे ऑप्शंस आप गलत करके आ जाते हैं। तो आई की वैल्यू को हमेशा वहां पर अच्छे से समझ के कीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू फॉर वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन रिस्पेक्टिवली इज। अब यहाँ पर देखिए 2 केस बनता है वेंट ऑफ फैक्टर में। एक केस आपका आता है डिसोसिएशन का, एसोसिएशन, और दूसरा आता है यहाँ पे वो होता है एसोसिएशन। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब वहां पर डिसोसिएशन होता है। जब एक दूसरे पास आएंगे तो एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे, एसोसिएशन होगा। और इन दोनों ही केस में ये बात याद रखिएगा कि डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है। ये 2 चीज याद रखिएगा। इसके बेसिस पे आप वेंट ऑफ फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन है आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअल सवाल भी आराम से कर सकते हैं। सिर्फ यही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये आई की वैल्यू डिसोसिएशन में और एसोसिएशन। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ओके, समझे? तो अब ये यहाँ पे आई थिंक पूछा है वैल्यू फॉर वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन रिस्पेक्टिवली, यानी पहले डिसोसिएशन करना है फिर एसोसिएशन करना है।
यानी कि डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी, तो आई थिंक सी डी आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही 1 से बड़ी तो नहीं होगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई इज ग्रेटर देन 1, आई स्मॉलर देन 1। डिसोसिएशन के लिए आई 1 से बड़ा होगा, एसोसिएशन के लिए 1 से छोटा होगा। ओके, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो बैक करके फिर से देख लो यार क्या रखा है। चलते आगे। The Van't Hoff factor for 0.1 molar BaNO3 solution is 2.74, the degree of dissociation। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दो फॉर्मूला होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहता है वो हमारा अल्फा से डिनोट होता है। इसको हम निकालते हैं I-1 अपॉन n-1। इससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और यही सेम चीज़ जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर अल्फा से डिनोट होता है। इससे हम लिखते हैं I-1 अपॉन 1-1/n। इससे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिए तो काम आ सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए सवाल बहुत ही रेयर आता है, मतलब इससे ज़्यादातर सवाल जो रहते हैं वो आपके वैंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बस पता करते हैं। डायरेक्टली इनसे जो रहता है, डायरेक्टली इनसे तो न्यूमेरिकल जल्दी वैंट ऑफ से तो बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिए, यानी कि पढ़ लीजिए या समझिए, रीड और अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, रीड और अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। थिंक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अल्फा की वैल्यू ले लो, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लीजिए BaNO3 का होल 2, यानी कि ये जो Ba है ये आपका Ba2+ में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2NO3 का होल माइनस। यानी याद रखिए चार्जेस जो रहते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, और जितना ये नंबर यहाँ लिखा रहता है 2 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, वही उन्हीं दिनों को हम जोड़ देते तो हमें वैंट ऑफ फैक्टर वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 = 3। आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। ठीक, तो अब ये सॉल्व करो। आई कितना दिया हुआ है, हाँ I-1, ओ सॉरी, ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू नहीं होगी, ये n की वैल्यू होगी, क्योंकि n यहाँ पर हमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद है। ये i नहीं है, n की वैल्यू होगी। i की वैल्यू आपकी जो ये दी हुई है ये है 2.74। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई की वैल्यू यहाँ पर आपको 2.74 दी हुई है, और n जो है वो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं, यहाँ पे जो कितने हैं 1 + 2 यानी कि 3। ठीक, तो आई कितना दिया है 2.74 - 1 अपॉन n कितना 3 - 1, तो ये हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.74 में से हमने 1 को घटाया तो ये 1 बन गया। अरे इतना करने की क्या जरूरत है, इसको हम सीधा यहाँ पे वही कर लेते हैं, इरेज ही कर लेते हैं एक बार अच्छे से, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसको हम पूरा इरेज कर लेते हैं। आई की वैल्यू आपको पता चली गई, ये सॉल्व करने मैंने दिखा दिया है। एन की वैल्यू मीन्स आई थिंक मैंने पहले भी शायद आई ही बोला होगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैंने शायद आई बोला होगा वो आपका एन हो जाएगा। ओके, तो अल्फा, तो अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। एक बार यहाँ पे ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा I-1 यानी 2.74 -1 अपॉन 3 - 1 यानी कि ये हो गया 1.74 अपॉन 2, और इसको करोगे सॉल्व तो अप्रॉक्स 0.87 हमारी अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, 0.87%। तो आई थिंक इसको फिर 87% आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा कितना परसेंट है। ठीक, तो 87% यहाँ पे ये मौजूद है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया। Which of the following has least freezing point? हाँ, ये सवाल थोड़ा बढ़िया लेवल का यहाँ पर आ गया आप लोग के लिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए सब इक्वल अमाउंट में आपको दिए हुए हैं, ये भी इक्वल अमाउंट में, ये भी इक्वल अमाउंट में है, ये भी इक्वल अमाउंट में, ये भी इक्वल अमाउंट में। बस हमें यहाँ पर बताना है कि सबका हमें यहाँ पे n की वैल्यू या i वैल्यू से हमें पता करना है। ग्लूकोज NaCl, CaCl2 और यहाँ पे सुक्रोज, सबका n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। ग्लूकोज तो किसी में टूटेगा नहीं, यानी ग्लूकोज तो 1 ही होगा, n की वैल्यू उसकी 1 ही होगी। सुक्रोज का भी वही हाल है, n की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये टूट जाएगा। ये कितना हो जाएगा Ca2+ और 2Cl- में ये टूट जाएगा। तो ये 1 ये है, 2 ये है, तो 1 + 2 = 3, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब NaCl को हमें निकालना है,
NaCl तो सिंपल होता है भाई, Na प्लस और Cl माइनस दोनों तरफ एक ही है, तो कोई एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 = 2, यानी कि एक तरफ ये 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब क्वेश्चन पूछा है किसकी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो आई पे हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ जो रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है आई के, चाहे डेल्टा टी एफ हो, चाहे डेल्टा टी बी हो, चाहे पाई हो, या पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, सब के सब आई पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ओके, समझिए। तो अब जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा उसका टी एफ उतना ही ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 CaCl2 सबसे ज़्यादा, यानी कि सी जो रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी इज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यूज ऑफ वैन डॉ फैक्टर्स फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए KCl यहाँ पे दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है और यहाँ पे K2SO4 दिया हुआ है। तो इन सब का यहाँ पे आई वैल्यू निकालनी है, ये देख लेते हैं। ये टूटेगा K + Cl माइनस में, तो यहाँ पे एक ये है और एक ये भी है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। KCl का 2 1 हो जाएगा, NaCl का भी हमने देखा आई की वैल्यू इसकी 2 आई है। अब K2SO4 जो रहेगा इसका भी हमने पहले देखा था, ये कितने में टूटेगा, ये हो जाएगा आपका 2K+ और ये हो जाएगा SO4 2-। अभी हमने पहले निकाला था, ये 2 है और ये 1 है, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी आई की वैल्यू 3। तो हमारा जो आंसर रहेगा रिस्पेक्टिवली है, तो पहले होगा हमारा 2, फिर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली हमारे यहाँ पे पूछा है। KCl का 2, फिर ये जो NaCl का दिया हुआ ये, और ये 3 दिया हुआ है इसका, इसको लिख लो इससे, क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा था। यानी 2, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तब इसी के साथ अब हमारे यहाँ पर सॉल्यूशंस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज थे, बढ़िया बढ़िया कुछ अच्छे क्वेश्चंस जितने भी थे, हमने सब अब यहाँ पे सॉल्व करके खत्म कर लिया है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस की दोनों पार्ट और जितने भी सीरीज में इसके क्वेश्चंस चले सब के सब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करने से मत चुकिएगा यार, वीडियो को लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट किया करो यार। कमेंट करोगे तो मोटिवेशन जाएगी तुम लोगों की, और हमें भी पता चलेगा कि तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो, कुछ समझ रहे हो, समझे। तो कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं पार्थ श्रीवास्तव, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के क्वेश्चंस या इसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।